नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त। स्वागत है आपका इस सर्द हवा वाली रात में। आज हम जिस दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं उसका नाम है ठंड पर बारिश का कहर। 2 दिन से लगातार बरसती बारिश ने ठंड को इतना तीखा बना दिया था कि गांव वाले अपने ही घरों के भीतर सिमट कर बैठ गए थे। लोग कहते हैं कि सर्दी जब भी बारिश से भीग जाती है तो उसकी चुभन दिल तक उतर जाती है। कुछ ऐसा ही हाल उस गांव का था। खेतों में जाने का सोचें तो पांव जम जाए, दरवाजा खोलें तो हवा सीधे चेहरे को काटती हुई दौड़ पड़े। कई घरों में चूल्हा तक नहीं जला और लकड़ी की गीली महक ने रातों को और लंबा कर दिया। लेकिन तीसरे दिन जैसे ही बादल थोड़ा सा सरके और धूप की पहली नरम किरण गांव की कच्ची गलियों पर उतरी, मानो पूरे गांव ने एक साथ राहत की लंबी सांस ली। कुछ चेहरे मुस्कुराए, कुछ बरामदों में चाय के बर्तन छनके और कुछ दिलों ने सोचा, चलो आज जरा बाहर निकलते हैं। मौसम ने जैसे हमारी दुआ सुन ली हो। दोस्त, ये कहानी सिर्फ ठंड और बारिश के बारे में नहीं है। ये उन दिनों की टिमटिमाती यादों के बारे में है जब खुशियां लकड़ी की महक, चूल्हे की आंच और थोड़ी सी धूप में छुपी होती थी। और जैसे जैसे आप कहानी में उतरते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आपकी पलकों पर नींद हल्के हल्के बैठ रही है। दिल के भीतर एक मुलायम सी गर्माहट फैल रही है, जिसे शायद आप पूरे दिन ढूंढते रहे हो। अगर ऐसी मधुर नींद लाने वाली कहानियां आपके दिल को सुकून देती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर रात सबसे पहले नींद आपकी खिड़की पर दस्तक दे सके। और हाँ, एक बात बताइए, आप किस शहर, किस गांव से सुन रहे हैं मुझे, और आपके यहां अभी रात के कितने बजे हैं? हर कमेंट, हर लाइक मुझे ये एहसास दिलाता है कि आप वहीं कहीं बैठे हैं, सुन रहे हैं और इस सुकून भरी रात में मेरे साथ चल रहे हैं। तो आइए, रोशनी जरा धीमी कर लीजिए, पंखे या हवा की हल्की आवाज को महसूस कीजिए और आराम से आंखें बंद कर लें, क्योंकि अब हम चल रहे हैं उस गांव की ओर जहां ठंड बहुत थी, बारिश लगातार थी, लेकिन लोगों के दिलों में उम्मीद की छोटी सी किरण हमेशा जलती रहती थी। रात की आखिरी सांसें चल रही थी। आसमान पर धुंध की मोटी चादर तनी थी, इतनी भारी कि लगता था सूरज चाहे कितनी कोशिश कर ले, उस धुंधले पर्दे को फाड़ नहीं पाएगा। गांव की कच्ची पगडंडियों पर ठंड ऐसे रेंग रही थी जैसे बर्फ का कोई सांप जमीन को चूमता हुआ आगे बढ़ रहा हो। हवा में जलती लकड़ियों की हल्की सी महक थी। कहीं दूर किसी घर में राख उलट पुलट हो रही होगी। भोर अब भी आई नहीं थी, लेकिन पक्षियों की आवाज भी नहीं थी। पूरी बस्ती सिमटी हुई थी, जैसे सब एक ही रजाई में छिपकर कांप रहे हों। शंभू अपनी फटी पुरानी लोई को कंधे पर कसकर बांधते हुए उठा। जिस खाट पर वह सोया था, उसकी बांस की पट्टियां भी रात भर की ठंड से अकुड़ गई थीं। सांस बाहर निकालता तो धुआं सा उड़ता। उसने कुछ पल अंधेरे में खड़े होकर अपने हाथ मलते हुए खुद को गर्म करने की कोशिश की, लेकिन ठंड का डंक इतना तेज था कि उसके उंगलियों में जमन की पीड़ा उठी। उसकी आंखें कच्ची दीवारों पर घूमी। ऊपर कोने की तरफ हल्की नमी दिख रही थी। पिछले 2 दिनों से आसमान बिगड़ा हुआ था। बादल नीचे झुके झुके घूमते रहते थे। शंभू जानता था कि अगर अब बारिश शुरू हुई तो मजदूरी का एक और दिन गया। उसका मन भारी था, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी चुप्पी, वह चुप्पी जो एक मजदूर की थकान, डर, उम्मीद और मजबूरी सबको एक साथ ढोती है। इतनी सुबह क्यों उठ गए? पीछे से विमला की करवट बदलती हुई आवाज आई। वह आधी नींद में थी, लेकिन ठंड ने उसे भी चैन नहीं लेने दिया था। उसकी सांस भी धुएं जैसी उड़ती। शंभू ने बस इतना कहा, आज जल्दी जाना है, ईंट भट्ठे पर काम ज्यादा है। विमला उठकर चूल्हे वाली तरफ देखती है। मिट्टी का तसला बिल्कुल ठंडा पड़ा था। राख में हाथ डालकर देखती है, गर्माहट का एक भी कण नहीं था। लकड़ियां गीली पड़ी हैं, उसने धीमे से कहा। कल रात ओस बहुत ज्यादा थी। शंभू ने सिर हिलाया।
सूखी 2-3 रखी थीं, पर उनसे चूल्हा चालू नहीं होगा। विमला ने ओढ़नी ठीक करते हुए घुटनों पर हाथ रखा और धीरे से उठी। उसके पांव जमीन पर पड़े और लगा मानो ठंडी मिट्टी ने उसकी नसों को जकड़ लिया हो। वह कांपते कदमों से चूल्हा सुलगाने की कोशिश करने लगी। लकड़ियां आपस में टकराकर एक कराहसी आवाज करती, जैसे दोनों भी ठंड से बेहाल हों। खाट के कोने पर सरस्वती दादी लेटी थी। उनकी सांसों में उम्र का कंपन और ठंड का बोझ दोनों शामिल थे। वह आंखें खोले बिना बोली, आज तो धुंध और गाढ़ी लग रही है, पेड़ भी दिखाई नहीं दे रहे होंगे। शंभू ने बाहर झांक कर देखा। सच में सामने दलिया वाला पेड़ भी पूरी तरह धुंध में गायब था। बस उसकी एक आध टहनी हल्का सा हिलती दिखती थी। दादी फिर बोली, ऐसी भोर आती है तो दिन भी भारी जाता है। उनकी आवाज में अनुभव की खुरदुरी गर्मी थी, लेकिन ठंड ने उसमें दर्द भी मिला दिया था। कन्हैया और सोनम अभी भी रजाई में दुबके पड़े थे। सोनम का छोटा चेहरा ओढ़नी के भीतर छिपा हुआ था। केवल उसकी सांसों से बनी हल्की सी भाप रजाई के कोने को बार बार धुंधला कर रही थी। कन्हैया भी सिमटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। बाबू, आज स्कूल खुला होगा? उसने धीमे से पूछा। शंभू ने कहा, इस ठंड में मास्टर साहब खुद नहीं जाएंगे। कन्हैया ने होंठ दबाए। उसे ठंड से ज्यादा बुरा लगा कि बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। घर में ठंड दोहरी लगती है। कच्ची दीवारें और नम हवा मिलकर जैसे किसी को भी चैन नहीं लेने देती। सोनम की आवाज दबे सुर में उभरी, अम्मा, पानी गर्म कर दो, हाथ बर्फ जैसे लग रहे। विमला ने चूल्हे पर फूंक मारने की कोशिश की, पर गीली लकड़ी सुलगने का नाम ही नहीं ले रही थी। धुआं हल्का सा उठा और फिर गायब हो गया। अभी नहीं जलेगा बिटिया, विमला ने कहा, पहले इसे सुखाना पड़ेगा। सोनम ने हल्की खांसी ली। ठंड ने उसकी छाती पर बोझ रख दिया था। शंभू ने अपनी पुरानी कमीज के बटन लगाए, ऊनी टोपी सिर पर कसी और आंगन में आया। सांस बाहर निकलते ही उसके चारों ओर धुंध सा एक छोटा गोला बन गया। गांव में दूर कहीं बैल की घंटी बजने की हल्की आवाज आई। वह आवाज हमेशा सुबह की शुरुआत का संकेत होती थी, लेकिन आज वह भी थकी हुई लग रही थी, जैसे बैल ने भी ठंड से हार मान ली हो। कोने पर रखे टूटे मटके में रात की ओस गिरकर पानी भर चुकी थी। शंभू ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, अगर अब बारिश आ गई तो खेतों में खड़ा चारा भीग कर सड़ जाएगा, मजदूरी तो जाएगी ही। उसके होंठ अपने आप भींच गए। ठीक उसी समय गांव के पश्चिम की तरफ आसमान में एक लंबी रूखी ठंडी हवा चली। पेड़ों के पत्ते कांप उठे और उसी के साथ हल्का सा बादल का गुब्बार नीचे झुक गया। शंभू ने ऊपर देखा। धुंध कुछ और गहरी हो चुकी थी, जैसे कोई सफेद साया गांव पर झुकाया हो। विमला बाहर आई और बोली, आज मत निकलो, इतना जल्दी, हवा बहुत तेज है। शंभू ने जवाब दिया, अगर न गया तो मजदूरी नहीं मिलेगी, घर में गेहूं भी आधा बचा है। विमला चुप हो गई। वह अपने हाथों की उंगलियां मलती रही। ठंड से सफेद पड़ चुकी थी। गांव धीरे धीरे जाग रहा था, लेकिन एक अजीब सी सुस्ती के साथ। किसी घर से दरवाजा चरमराया। कहीं दूर से कोई औरत लकड़ी घसीटती दिखी। एक बूढ़ा आदमी नाक सिकोड़ते हुए हाथ से भाप उड़ाने की कोशिश कर रहा था। हर तरफ एक ही चीज थी, कड़कती ठंड और उससे कांपते लोग। भोर का रंग आसमान में छड़ ही रहा था, पर रोशनी पहुंचने से पहले ठंड ने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में कस लिया था। इसी बीच एक बूंद शंभू के गाल पर गिरी, ठंडी, बर्फ जैसी। वह चौंक कर ऊपर देखता है। धुंध के पीछे छिपे बादल धीरे धीरे गिरने लगे थे। और फिर एक दूसरी बूंद, फिर तीसरी। विमला ने घबराकर कहा, हे भगवान,
ये तो बारिश की शुरुआत लग रही है। शंभू की आंखों में चिंता की एक परत तैर गई। ठंड पहले ही हड्डियों को चबा रही थी। अब अगर बारिश भी शुरू हो गई तो हालात और बिगड़ने ही थे। पहली कुछ बूंदें तो बस चेतावनी थी, जैसे आसमान ने धीरे से किसी के कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, तैयार रहो। लेकिन फिर हवा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। पेड़ों की ऊपरी शाखाएं झटके से कांपी। सूखे पत्ते तेजी से आंगन में इधर उधर भागते बच्चों की तरह दौड़ने लगे। धुंध के नीचे छिपा आसमान अचानक एक गहरे भारी रंग में बदलने लगा। नीला और ग्रे ऐसे घुलने लगे जैसे कोई बूढ़ा चित्रकार अपनी कैनवास पर दुख का एक नया शेड बना रहा हो। शंभू दरवाजे से बाहर निकलकर खड़ा हुआ। अभी आधी रोशनी ही आई थी कि बरसते बादलों का काला झुंड बिल्कुल सिर के ऊपर आ गया। विमला घबराकर छत की तरफ देखने लगी। है राम, अगर बारिश तेज हुई तो ये खपरेल फिर टपकने लगेगी। दादी खाट से उठकर बैठी। उनकी आंखों में वही पुरानी चेतावनी चमक रही थी, वह चमक जो जीवन के सैकड़ों मौसम देखकर आई थी। यह हवा ठीक नहीं, सूखे पेड़ भी डोल रहे हैं। लगता है बादल पूरा दिन नहीं छूटने वाले। सोनम ने रजाई से आधा सिर बाहर निकाला। अम्मा, सच में बारिश आ रही? उसकी आवाज खुरदुरी थी, खांसियों की हल्की गूंज सी। कन्हैया भी रजाई फेंक कर उठ बैठा। फिर तो हम बाहर बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। उसके स्वर में बच्चा जैसी चिढ़ और बंद कमरे की ऊब मिली हुई थी। शंभू ने बिना कुछ बोले अपना गमछा कसकर सिर पर लपेट लिया। उसके चेहरे पर ठंड की चुभन और जिम्मेदारी का बोझ दोनों एक साथ उभर रहे थे। हवा अचानक एक लंबे झोंके में गांव के ऊपर से गुजरी। हुस, मानो किसी ने पूरे मैदान में एक विशाल सीटी बजा दी हो। और उसी के साथ टप 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 टपा बारिश टूट पड़ी। बूंदें बड़ी थीं, भारी थीं और इतनी ठंडी कि लगता था बर्फ के कण गलकर गिर रहे हों। पहली ही 10-12 बूंदों ने मिट्टी को ऐसे थपथपाया जैसे कोई कुम्हार कच्ची मिट्टी को उंगलियों से जांच रहा हो। चंद मिनटों में पूरा आंगन भीग गया। मिट्टी से उठती गीली कच्ची ठंडी भाप ने हवा में एक भारी सी नमी भर दी, जैसे कोई बूढ़ा खेत अचानक जीवन की आखिरी सांसें छोड़ रहा हो। शंभू एक पल को ठिठक गया। मजदूरी का दिन पानी हो चुका था। दिमाग में तुरंत गणित चलने लगा। आज की दिहाड़ी गई, बीमारी बढ़ी, गेहूं आधा ही बचा है। लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस ठहराव। ऐसा ठहराव जो मजबूर लोग सीख लेते हैं। विमला ने कहा, आज मत जाओ शंभू, देखो मौसम कितना बिगड़ चुका है। शंभू ने भरी आंखों से आसमान देखा। न जाऊं तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा विमला? विमला ने हल्के कांपते हाथों से अपनी ओढ़नी कस ली। पर इस ठंड में और इतनी तेज हवा में, दादी बीच में बोली, बेटा शरीर भी कमाई है, टूट गया तो कमाने की हिम्मत भी चली जाएगी। शंभू ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसकी चुप्पी जैसे और गाढ़ी हो गई। बरसात अब बौछारों में बदल चुकी थी। छत की खपरैल टप टप नहीं बल्कि धार धार रिसने लगी। विमला हड़बड़ाकर अंदर रखे पीतल के लोटे, पुरानी बाल्टी और मटकी खींच लाई। छत से गिरती बूंदों के नीचे वह तेजी से बर्तन रखती जा रही थी, कभी यहां कभी वहां, मानो बारिश उसके घर की परीक्षा ले रही हो और वह हाथ जोड़कर कह रही हो, बस इस कोने को छोड़ दो, यहां बच्ची सोती है। कन्हैया दरवाजे से बाहर झांक रहा था। हवा उसके चेहरे पर सीधे चोट मार रही थी। बाबू, ये बारिश ऐसे ही चलती रही तो खेत तो बर्बाद हो जाएंगे। उसकी आवाज में डर भी था और जिज्ञासा भी। शंभू ने कन्हैया के बालों को थपथपाया। खेत की चिंता मैं कर लूंगा, तू घर संभाल। कन्हैया पहली बार अपने पिता की आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश करता है। वहां गहरी थकान थी, पर उससे भी ज्यादा छुपी हुई बेबसी। अचानक हवा इतनी तेज चली कि नीम का पेड़ पूरा कांप गया।
कच्ची सड़क पर झाड़ियों के पत्ते उलटने लगे। दूर कहीं से एक टीन की चादर उड़कर जमीन पर पड़ी। क्लंक। सोनम डरकर विमला की गोद में सिमट गई। अम्मा, ये आवाज कैसी थी? विमला ने उसे सीने से लगा लिया। कुछ नहीं बेटी, हवा चीजें उड़ाती है। दादी ने अपनी खाट से पैर नीचे रखे, लंबी सांस भरी। ये हवा सूखा सूखा नहीं, इसके पीछे और भी कुछ लाएगी। 2 दिन में गांव एकदम जम जाएगा। उन्होंने दरवाजे के बाहर बारिश देखते हुए धीरे से कहा, यह मौसम बेरहम है, जिसे पकड़ ले आसानी से नहीं छोड़ता। शंभू चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। हर शब्द जैसे उसकी छाती पर किसी पत्थर की तरह गिर रहा था। बारिश अब लगातार और भारी हो चुकी थी। धुंध और पानी मिलकर गांव को एक धुंधली, डरावनी चादर में लपेट रहे थे। पगडंडियों का अस्तित्व मिट चुका था। कीचड़ बहकर नाले जैसा बन रहा था। शंभू घर के चौखट पर खड़ा रहा। हवा उसकी कमीज को पीठ से चिपका रही थी। गमछे में पानी भर चुका था। उसने मुट्ठी बांधी। आज काम पर जाना लगभग नामुमकिन था। अगर गया भी तो वापस लौटना शायद उससे भी कठिन होता। बच्चों, घर, दादी और विमला के बीच खड़े शंभू के चेहरे पर एक गहरा फैसला बन रहा था। मौसम उससे लड़ना चाहता था और उसे आज लड़ाई टालनी पड़ रही थी। कन्हैया ने धीरे से पूछा, बाबू, आज घर पर ही रहोगे? शंभू ने हवा में घिरा आसमान देखा। हाँ बेटा, आज लगता है ऊपर वाला भी काम नहीं करने देगा। उसके शब्दों में कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ एक थका हुआ स्वीकार। सोनम ने सिर उठाकर मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छा है बाबू, तुम घर रहोगे तो मुझे डर नहीं लगेगा। शंभू की आंखें एक पल को नरम पड़ी। उस पल में परिवार की गर्माहट बारिश और ठंड दोनों से बड़ी लग रही थी, लेकिन उसे अभी नहीं पता था ये ठंड और ये बारिश सिर्फ शुरुआत थी। आगे का कहर अब भी असली रूप लेना बाकी था। बारिश का शोर जैसे अपने आप में एक भाषा बोल रहा था। कभी थपथपाहट, कभी रेंगती सी सरसराहट, कभी ऐसे लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ छत पर लगातार चोट करता हो। पूरे गांव के ऊपर एक गाढ़ा, भारी, नम अंधेरा बैठ गया था। वह अंधेरा समय को धीमा कर देता है, मानो हर चीज थम गई हो, बस ठंड आगे बढ़ रही हो। आंगन के बीचों बीच पानी भरने लगा था। सबसे पहले छोटे छोटे बुलबुले बने, फिर पानी ने मिट्टी को धोते धोते एक भूरे गड्ढे में बदल दिया। हवा की हर थपकी पर कीचड़ में लहरें उठती और फिर थक कर शांत हो जाती। कांपती हुई सरस्वती दादी खाट पर बैठी थी। उनके पैरों के पास एक पुराना पीतल का लोटा रखा था, जिसमें छत से नियमित अंतराल पर गिरती बूंदें टप 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 करती। हर बूंद उनके दिल पर भी गिरती लगती थी। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू कानों पर खींचा और बुदबुदाई, ये छत उम्र से ज्यादा मौसम सह रही है। विमला छत के नीचे इधर उधर घूम रही थी। कभी इस कोने में बाल्टी रखती, कभी दूसरे कोने में मटकी, कभी पुरानी टोकरियां खींचकर पानी के नीचे रख देती। हर जगह से बूंदें गिर रही थीं, लेकिन हर बूंद एक अलग आवाज, एक धीमी, एक तीखी, एक गहरी, एक चौड़ी। घर मानो अपनी मरमाहट खुद सुना रहा था। भीतर कमरे में कन्हैया और सोनम दोनों रजाई में दुबके थे, लेकिन सोनम की सांसें थोड़ी भारी थीं। उसे पता भी नहीं चला और वह एक लंबी खुरदुरी खांसी में टूट पड़ी। खांसी इतनी तेज कि उसकी छोटी सी देह कांप उठी। कन्हैया ने घबराकर पूछा, सब ठीक है ना सोनम? सोनम ने खुद को समेटकर बोला, ठंड लग रही है बहुत। उसकी आवाज जैसे धुंधली हो गई थी। कन्हैया पहली बार महसूस करता है कि बारिश सिर्फ बाहर नहीं बरस रही, घर के भीतर भी कुछ डर की बूंदें टपक रही हैं। शंभू ने यह खांसी सुनी। वह अंदर गया और हाथ सोनम के माथे पर रखा। माथा गुनगुना था। ठंड में गुनगुनाहट बीमारी का संकेत होती है। विमला, उसने हल्के कांपते स्वर में पुकारा।
विमला भाग कर आई। क्या हुआ? इसे बुखार जैसा लग रहा है। शंभू की आंखें गहरी चिंता से भर उठी। विमला ने रजाई उठाकर देखा। सोनम की नाक लाल, आंखों के कोने नम और सांसें छोटी छोटी। वह घबरा गई। अभी ही तो मौसम बदला, ये कैसे? शंभू ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। ठंड में बच्चों को कुछ भी हो जाता है, संभालो इसे। विमला ने सोनम को गोद में उठाया। उसके छोटे छोटे पैर बिल्कुल बर्फ जैसे थे। दादी ने चिंता से कहा, तेल गरम करो, छाती मलो, ये भीगी हवा बच्चों पर बहुत भारी होती है। लेकिन चूल्हा, वह अभी भी बुझा पड़ा था। गीली लकड़ियां किसी ऐंठी हुई हड्डी की तरह पड़ी थीं, कठोर, ठंडी और नाकाम। विमला ने आखिरी उम्मीद से 2 सूखी लकड़ियां चूल्हे में लगाई। उन्होंने माचिस जलाई। एक छोटी सी लौ उठी। फिर अगले ही पल ठंडी हवा ने उसे बुझा दिया। दूसरी तीली जलाई। वह झिलमिलाई, फिर लकड़ी तक पहुंचने से पहले ही मर गई। तीसरी तीली, कड़कती हवा ने उसे भी निगल लिया। विमला की भौहें कांप गईं। हवा बहुत तेज है, चूल्हा जल ही नहीं रहा। सोनम की खांसी फिर उभरी, इस बार ज्यादा तेज, ज्यादा कच्ची। शंभू का चेहरा हैरान, लाचार और गुस्सा, तीनों भावों से भर गया। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बेटी की पीठ सहलाता रहा। उसी समय दादी ने धीमी आवाज में कहा, शंभू, बद्री वैद्य को बुला लाओ। शंभू ने दादी को देखा। उनकी झुर्रियों में चिंता नहीं, अनुभव लिखा था। वह जानती थी, एक अनचाही बारिश, एक गाढ़ी धुंध और एक ठंडी भोर बच्चों की बीमारी को हवा की तरह फैलाती है। शंभू ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं जाता हूं। लेकिन अगले ही पल बाहर की बारिश इतनी तेज हो गई कि जैसे आसमान में सारे बादल एक ही बार में निचोड़ दिए हों। पगडंडी पर कीचड़ उभरकर नाले जैसा बहने लगा। नीम का पेड़ दाएं बाएं डोल रहा था। बूढ़ी दीवारों पर पानी की लकीरें बह रही थीं। हवा कान फाड़ने जैसी आवाज में चल रही थी। दादी बोली, ऐसे में निकलना जान को जोखिम में डालना है। विमला के गले से सूखी सी आवाज निकली। पर बेटी की हालत, सोनम धीरे से पुकारती है, हाँ मां, ठंड लग रही। उस छोटे से स्वर ने घर की दीवारों को भी हिला दिया। ठंड जैसे घर के भीतर घुसकर बैठ गई थी। शंभू चौखट पर खड़ा रहा, बाहर की बारिश को देखता रहा, भीतर की बेचैनी को सुनता रहा। और यही वह क्षण था जब उसे महसूस हुआ कि यह बारिश सिर्फ आसमान की नहीं, उसके जीवन की भी परीक्षा है। चूल्हा बुझा पड़ा था, छत टपक रही थी, बच्ची बीमार थी और उसका अपना मन एक अनकहे डर से धीरे धीरे कांप रहा था। बारिश की धार और होती गई। रात की ठंड और गहरी, और घर के अंदर एक बेचैन खामोशी फैलने लगी, मानो कोई अदृश्य साया हर सांस पर निगरानी रख रहा हो। बरसात पूरे दिन सिर पर हथौड़े की तरह बजती रही, कभी तेज, कभी धीमी, पर कभी रुकी नहीं। संध्या होने लगी और आसमान का धूसर रंग धीरे धीरे काला होने लगा। धुंध और बारिश मिलकर ऐसी चादर बुन रहे थे जो गांव के ऊपर किसी अंधे कुहासे की तरह फैल गई थी। जब सूरज डूबा तो न रोशनी धरी रही, न उम्मीद, बस अंधेरी। भीगी हवा भारी होती गई, मानो रात ने गांव को अपनी ठंडी मुट्ठी में कस लिया हो। शंभू ने घर के बाहर झांक कर देखा। दूर के पेड़ों की आकृति गायब, सामने की गली धुंध में खोई हुई, नीम पर बैठी चिड़ियाओं भी चुप। दूर कुएं वाली तरफ से कोई आवाज नहीं। ऐसा लगता था मानो पूरा गांव एक साथ सांस रोककर खड़ा हो। कोई हलचल नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस हवा की करुण लंबी सीटी। विमला ने धीरे से पूछा, कितनी रात हो गई है? शंभू ने आसमान देखा। आसमान तो अब दिखाई ही नहीं देता था, बस टिमटिमाती बारिश की धार। लगभग 7:30 उसने अनुमान लगाया। विमला चौंकी। इतनी जल्दी अंधेरा? दिन तो जैसे पल भर में खत्म हो गया। दादी ने कहा, ऐसी रातें लंबी होती हैं और ठंडी भी।
उनकी आवाज में डर नहीं था, पर अनुभव की खुरदराहट थी, जो ऐसी ही रातों में पली बढ़ी थी। अंदर सोनम बिस्तर पर पड़ी थी। उसका शरीर सिकुड़ा हुआ, हथेलियां ठंडी, सांसें छोटी छोटी और खांसी हर कुछ मिनटों में उभर आती। विमला उसके सिर पर हाथ रखे बैठी थी। सोनम, आंखें खोलो बेटी। सोनम ने भारी पलकें उठाई। उसकी आवाज रुई में लिपटी हुई सी। अम्मा, अंधेरा क्यों इतना घना है? विमला का दिल चीर गया। कुछ नहीं बेटी, रात है, थोड़ी गहरी। लेकिन उसके खुद के हाथ कांप रहे थे, ठंड से नहीं, डर से। कन्हैया भी पास बैठा था। उसकी आंखों में पहली बार बाहर की बारिश नहीं, घर के अंदर की चिंता झलक रही थी। अम्मा, इसे अस्पताल ले चलो, उसने धीमी पर डरी हुई आवाज में कहा। विमला ने उसकी ओर देखा। एक छोटा बच्चा भी महसूस कर रहा था कि हालात सामान्य नहीं। छत की बूंदें अब तेज हो चुकी थीं। टपक टपक की आवाज धीरे धीरे कमरे की तंग हवा में गूंज बन जाती। कोने में रखे लोटे भर चुके थे, बाल्टियां आधी भरी और कुछ जगहों पर बर्तन बदल बदल कर रखना पड़ रहा था। शंभू ने एक छलनी उठाकर दीवार के पास रखी। वहां से भी पानी टपकने लगा था। वह अपने घर को गिरते गिरते देख रहा था, अपने बच्चों को ठंड से कांपते देख रहा था और खुद कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में जो दिखाई दे रहा था वह असहायता नहीं, बल्कि संघर्ष था। एक शांत, छिपा हुआ संघर्ष। एक आदमी का संघर्ष जिसका परिवार उसकी हर सांस पर टिका है। ठीक तभी एक तेज लंबी गरज आसमान से आई। धड़ाम। घर की दीवारें हिल गईं। खिड़की के बाहर की मिट्टी उछली। लालटेन की लौ कांप गई और बुझते बुझते बची। सोनम डर कर चिल्ला उठी। अम्मा। विमला ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। कुछ नहीं बेटी, बस बादल फटा है। दादी की आंखें फैल गईं। उन्होंने वही देखा जो गरीब घरों की बुजुर्ग आंखें तुरंत पढ़ लेती हैं। बारिश रुकने वाली नहीं, और ठंड भी अब सिर्फ मौसम नहीं, एक मुसीबत बनकर आ चुकी थी। शंभू ने लालटेन उठाई। उसकी छोटी सी लौ दीवारों की छाया को लंबा और डरावना बना रही थी। लौ कांपती, छाया कांपती, और पूरा घर मानो भय से हल्का सा थरथरा रहा था। वह कमरे से बाहर आंगन में गया। पानी आधी हथेली तक चढ़ चुका था। उनकी मिट्टी की छोटी सी अलसी की क्यारी पूरी कीचड़ बन चुकी थी। टूटा मटका आधा डूब चुका था। उसने जब ऊपर देखा, छत के बीचों बीच एक नई दरार दिखी, और उस दरार से पानी अब सीधी धार में गिर रहा था। विमला यह देखकर घबरा गई। हाय राम, ये तो और बड़ा हो रहा है, दादी कांपते हुए बोली। अगर रात भर ऐसे ही चला तो दीवार भी फूल जाएंगी। शंभू का चेहरा एक पल को सख्त हो गया, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। उसने पुरानी बोरी उठाई और छत के नीचे की दरार पर दबा दी। पानी थोड़ा सा टला, लेकिन रिसना बंद नहीं हुआ। उधर सोनम की खांसी और बढ़ गई। कन्हैया ने घबराकर शंभू को पुकारा। बाबू, ये सांस ठीक से नहीं ले पा रही। शंभू भागकर अंदर आया। सोनम की छोटी सी देह हिल रही थी, गाल लाल, होंठ सूखे। विमला की आंखें भर आईं। मैं क्या करूं शंभू, कुछ समझ नहीं आ रहा। शंभू ने बेटी को गोद में उठाया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, सीना गर्म। दादी ने उस क्षण अपना फैसला सुनाया। अगर रात और बिगड़ी तो सुबह होने से पहले ही इसे बद्री वैद्य के पास ले जाना पड़ेगा। शंभू ने उनकी आंखों में देखा। वहां सच्चाई थी, कड़वी लेकिन सच्ची। विमला ने लालटेन की ओर देखा। लौ छोटी होती जा रही थी, मानो वह भी थक रही हो। उन्होंने धीमे से कहा, ये रात कटेगी कैसे? और बाहर बारिश और तेज हो गई, मानो उसके भी पास इस सवाल का कोई जवाब ना हो। रात धीरे धीरे और ठंडी होती जा रही थी। बरसात का शोर अब पिछले हर आवाज को निगल चुका था। न बैल की घंटी, न कुत्तों का भौंकना, न किसी घर की खांसी, न कोई बातचीत।
बस पानी की अनवरत थपथपाहट और हवा का करुण रोना। अंदर कमरे में सोनम की सांसें अब पहले से ज्यादा तेज चल रही थी। हर सांस छोटी, घुटी सी, मानो हवा उसके फेफड़ों में पहुंचते पहुंचते रास्ता बदल लेती हो। सोनम के होठों पर एक सूखा नीला सा रंग उतर आया था। वह अपनी मां की उंगलियां पकड़कर बुदबुदाई, अम्मा, गला जल रहा। विमला की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने आंचल से सोनम के माथे को ढकते हुए कहा, बस थोड़ी देर, बस थोड़ी देर बेटी। लेकिन उसके अपने शब्द ही उसके कानों में झूठ जैसे लग रहे थे। कन्हैया एक कोने में बैठा था, घुटनों को सीने से लगाकर। उसकी बड़ी सी आंखें लगातार सोनम को देख रही थीं। वह पहली बार अपनी छोटी बहन को इस तरह संघर्ष करते देख रहा था। बाबू, कुछ करो, उसने कांपती आवाज में कहा। शंभू खुद भी कांप रहा था, ठंड से नहीं, असहायता से। उसने सोनम को गोद में उठाया। छोटी सी देह इतनी हल्की कि डर लगे कहीं उसकी सांसें उंगलियों के बीच से फिसल न जाएं। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, लेकिन माथा भट्ठी जैसा तप रहा था। दादी की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत धीमे से कहा, शंभू, बद्री वैद्य को बुला लाओ, अभी, इसी वक्त। शंभू ने एक पल बिना सोचे सिर हिलाया। दादी की आवाज में तजुर्बा था और उनके तजुर्बे में कभी गलती नहीं होती। बाहर की बारिश अब किसी बदले की आग की तरह बरस रही थी, जैसे बादल ने कसम खा ली हो, आज रात गांव को चैन नहीं लेने दूंगा। शंभू ने सिर पर अपना गमछा कसकर बांधा, किवाड़ खोला और तुरंत हवा का तीखा झोंका उसके सीने से टकराया। ठंडी हवा से उसकी आंखें भर आईं। बारिश इतनी घनी थी कि सामने हाथ रखो तो भी उंगलियां धुंधली पड़ जाए। विमला घबराकर बोली, ऐसे कैसे जाओगे, रास्ता दिखेगा भी नहीं। शंभू ने उसकी तरफ देखा। अगर नहीं गया तो सोनम का क्या होगा? सिर्फ एक ही वाक्य, पर उसके भीतर एक पिता की सारी मजबूरी दबी हुई थी। विमला चुप, कन्हैया चुप, दादी चुप। सिर्फ बारिश बोल रही थी, जैसे वह कह रही हो, मैं तुम्हें परखने आई हूं। शंभू ने लालटेन उठाई। हवा ने तुरंत उसकी लौ को तिरछा कर दिया, लेकिन लौ बुझी नहीं, जैसे वह भी इस घर की तरह जूझ रही हो। वह आंगन में उतरा। पानी टखनों तक आ चुका था। ठंड इतनी तेज कि जैसे किसी ने बर्फ के पतले पतले सांप पैरों के चारों ओर लपेट दिए हों। उसके कपड़े कुछ ही सेकंड में भीग गए। गमछा उसके माथे से फिसलने लगा, लेकिन वह चला तेजी से, लगातार। हर बूंद, हर हवा का झोंका जैसे उसे रोकने की कोशिश करता, पर उसके कदम उसकी बेटी की सांसों से जुड़े थे। रास्ता कीचड़ में बदल गया था। हर कदम पर पैर धंसता, कभी फिसलता, कभी पूरी एड़ी बाहर आ जाती। लालटेन की लौ हवा से बेतहाशा कांप रही थी, कभी आगे झुकती, कभी पीछे, मानो लगातार मरती जीती जा रही हो। शंभू ने अपना हाथ उसके चारों ओर ढाल की तरह रखा, पर हवा के तेवर भी कम न थे। दूर कहीं झोपड़ी के ऊपर रखी टीन की चादर उड़कर गिरने की आवाज आई। बारिश के बीच वह आवाज किसी टूटते तारे जैसी लगती थी, तेज, डरावनी, एकदम अचानक। बद्री वैद्य का घर, शंभू बुदबुदाया। वह पगडंडी पर कुछ और आगे बढ़ा। मिट्टी अब चिकनी कीचड़ बन चुकी थी। नीम के पेड़ के नीचे की जगह पर एक छोटा तालाब जैसा बन गया था। उसने जूते की जगह पुराने चप्पल पहने थे। चप्पल हर कदम में कीचड़ में अटक कर चूं-चूं करती, पर वह चलता रहा। उसके मन में केवल एक ही तस्वीर थी, सोनम की धुंधली आंखें, उसकी सूखी सांसें, उसके छोटे छोटे हाथ। मैं ला रहा हूं मदद, बस थोड़ा और। वह खुद से बुदबुदाता रहा। बारिश के बीच उसके शब्द खो जाते, पर उसकी हिम्मत नहीं। आखिरकार कच्चे रास्ते के मोड़ पर एक छोटी मिट्टी की झोपड़ी दिखाई दी। बद्री वैद्य का घर। झोपड़ी की खिड़की से हल्की लौ टिमटिमा रही थी। वह लौ भी थकी हुई लग रही थी, जैसे जानती हो
कि यह रात किसी की परीक्षा लेने आई है। शंभू ने जोर से दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। अंदर से बद्री वैद्य की भारी लेकिन घबराई हुई आवाज आई। कौन है इतनी रात को? मैं हूं, शंभू। शंभू की आवाज बारिश में डूब गई। दरवाजा खुला। बद्री वैद्य हाथ में दीपक लिए खड़े थे। उनकी सफेद दाढ़ी गीली हवा में लहराई। उन्होंने शंभू के भीगे कपड़ों और कांपते शरीर को देखा। क्या हुआ इतनी रात, ऐसे मौसम में? शंभू की सांसें भारी थीं। सोनम, बुखार, सांस नहीं, खांसी, हालत खराब। बद्री वैद्य का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बिना समय गंवाए अपना थैला उठाया और जैसे किसी सैनिक ने आदेश पाकर कदम बढ़ाए हों, वह बोले, चलो शंभू। अभी। इसी वक्त बाहर तूफान जैसे थमता ही नहीं था। बारिश घना पर्दा बनकर लगातार गिरती जा रही थी और हवा की कराह रात की खामोशी को और डरावना बना रही थी। शंभू और बद्री वैद्य पानी को चीरते हुए गांव की उसी कीचड़ भरी पगडंडी से घर तक पहुंचने लगे। लालटेन को बचाकर चलना भी अब लगभग नामुमकिन था। वैद्य ने अपने पुराने बागरी कपड़े को सिर पर कसते हुए कहा, ऐसी रात, ऐसी ठंड इस छोटी बच्ची पर भारी पड़ेगी। शंभू ने बस एक ही शब्द दोहराया, जल्दी चलो वैद्य जी, जल्दी। उनके कदम मिट्टी में धंसते, पानी टखनों से ऊपर चढ़ता, कभी फिसलन दबोच लेती, कभी कोई कंठीली झाड़ी कपड़े में अटक जाती। लेकिन दोनों बढ़ते ही गए। जब वे घर के आंगन तक पहुंचे, विमला पहले से ही दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़ी थी। लालटेन की लौ उसके चेहरे पर पड़कर उसके भय को और साफ दिखा रही थी। आइए वैद्य जी, जल्दी। उसकी आवाज टूटने लगी थी। बद्री वैद्य ने घुटनों तक लिपटा पानी देखा और बोला, यह बरसात भी किसी सजा से कम नहीं। शंभू ने अंदर कदम रखा। कमरे में घुसते ही वैद्य को सबसे पहले सोनम की खांसी सुनाई दी। एक तेज, गहरी, घुटी हुई खांसी जिसमें ठंड, पानी और दर्द तीनों का भार छुपा था। वह सोनम के पास घुटनों पर बैठ गए। छोटी सी बच्ची रजाई के अंदर सिकुड़ी पड़ी थी। माथा लाल, चेहरा फीका, सांसें गर्म लेकिन हल्की और आंखें बस आधी खुली हुई। वैद्य ने उसके गाल पर हाथ रखा। बुखार उभर रहा है। फिर नब्ज टटोली, धीमी, कमजोर। उन्होंने आंखें उठाकर कहा, यह सिर्फ ठंड नहीं, शरीर भीगने से संतुलन बिगड़ गया है। इस उम्र में फेफड़े इतना बोझ नहीं झेलते। विमला की आंखों से आंसू निकल पड़े। कन्हैया उसके पास बैठा था। उसके होंठ भी डर से सख्त हो चुके थे। बद्री वैद्य ने अपना थैला खोला। उसमें छोटी छोटी पुड़ियां थीं, सूखी जड़ी बूटियां, हल्का सा भस्म, कुछ पुरानी कांच की शीशियां और एक लोहे का छोटा चम्मच। वह बोला, खांसी दबानी होगी, गर्माहट देनी होगी और इसे पसीना दिलाना सबसे जरूरी है। शंभू ने सिर हिलाया। जो कहो वैद्य जी। वैद्य ने पास रखा एक खाली कटोरा उठाया। मुझे थोड़ा पानी गर्म चाहिए। क्या चूल्हा जला? विमला ने आंखें झुका ली। नहीं, लकड़ियां बिल्कुल भी नहीं सूखी। तीनों बार कोशिश की, आग नहीं पकड़ी। वैद्य गंभीर हो गए। फिर तो बिना गर्म पानी के दवा देना जोखिम है। ठंड में दी हुई जड़ी बूटी उल्टा असर कर सकती है। शंभू ने तुरंत कहा, मैं लकड़ी ढूंढता हूं। वह बाहर जाने लगा तो दादी ने उसे रोका। हवा काट डालने वाली है। भट्ठे के पास से लकड़ी लाओगे तो भीगकर बेकार ही आएगी। वैद्य ने कुछ सोचा, फिर बोला, एक उपाय है। मैं अपने घर से थोड़ा सूखा जलाऊ लकड़ी लाया हूं, हम उसे ही इस्तेमाल कर लेंगे। विमला की आंखों में आशा की चमक आ गई। वैद्य ने अपनी पोटली में से 4 पतली सूखी लकड़ियां निकाली। इन्होंने बहुत दिनों तक धूप देखी है, जल जाएंगी। विमला ने फौरन चूल्हे की ओर दौड़ लगाई।
शंभू ने हवा से बचाते हुए एक पुरानी टीन का टुकड़ा चूल्हे के आगे ढाल की तरह लगा दिया। वैद्य ने धीरे से कहा, सांस हल्की हो चुकी है, इस बच्ची को बस आपके एक एक पल की देखभाल चाहिए। चूल्हे में वैद्य की लकड़ियां रखी। विमला ने माचिस जलाई। पहली तीली बुझ गई, दूसरी बुझी नहीं। धीरे धीरे लकड़ी की सतह ने आग पकड़ ली। इतनी देर बाद घर के अंदर पहली हल्की सी गर्म रोशनी उभरी। चूल्हे की छोटी सी लौ ने जैसे उम्मीद की धड़कन जगा दी। वैद्य ने कटोरा पानी से भरा और कहा, इसे गर्म करो, मैं तब तक अपनी जड़ी बूटियां तैयार करता हूं। शंभू और कन्हैया दोनों पास ही खड़े थे। चूल्हे में उठती हर चिंगारी उनके दिल में थोड़ी सी आशा भर रही थी। जब पानी गर्म हो गया, वैद्य ने उसमें काली मिर्च, तुलसी और अपनी एक खास सुगंध वाली जड़ी मिलाई। भाप उठी, गर्म, औषधीय, तेज। इसे धीरे धीरे पिलाओ, वैद्य ने कहा, पर ध्यान रखना, बहुत गर्म नहीं, बहुत ठंडा नहीं। विमला ने कांपते हाथों से सोनम को सहारा दिया। सोनम ने मुश्किल से आंखें खोली। उसकी नजरों में दर्द, घबराहट और थकावट थी। विमला ने कटोरा उसके मुंह से लगाया। थोड़ा सा पी ले बेटी। सोनम ने मुश्किल से एक घूंट लिया, फिर एक और, फिर थोड़ा और। वैद्य ने उसकी छाती पर गर्म तेल से हल्की मालिश भी की। उसकी उंगलियों की गर्मी बच्ची की ठंडी त्वचा में उतरती जाती। कुछ देर बाद सोनम की सांसें थोड़ी स्थिर होने लगी। खांसी कम नहीं हुई थी, पर उसकी तीव्रता में फर्क आया था। विमला की आंखों में पहली बार थोड़ी राहत दिखी। वैद्य जी, अब कैसी है मेरी बेटी? वैद्य ने गंभीर लेकिन आश्वस्त स्वर में कहा, अभी खतरा टला नहीं है, पर पहली दवा ने असर शुरू कर दिया है। रात भर नजर रखनी होगी। अगर सांस फिर भारी हुई तो तुरंत बताना, मैं यहीं पास में रहूंगा। दादी ने धीरे से कहा, भगवान आपका भला करे। कन्हैया ने सांस छोड़ी। उसे लगा जैसे वह भी उस घुटन भरी रात में थोड़ा सा हवा का झोंका पा गया हो। फिर वैद्य ने अपने थैले में से एक छोटी पुड़िया निकाली। यह अगली दवा है, सुबह होने पर देनी है। उसने शंभू को देखा। कुछ जड़ी बूटियां खत्म हो गई हैं, थोड़ी और चाहिए। पर शंभू समझ गया। कितना लगेगा? वैद्य ने शर्म से नजरें झुका ली। 5 रुपये की सामग्री लगेगी, पर अगर नहीं है तो भी मैं दे दूंगा। शंभू ने तुरंत अपनी फटी जेब में हाथ डाला। भीगे हुए सिक्के, एक मुड़ा हुआ 2 रुपए का नोट और 2 आधा टूटे चवन्नी उसके हाथ में आ गए। वह बोला, ये ले लो वैद्य जी, बाकी मैं कल का इंतजाम कर लूंगा। वैद्य ने धीरे से सिक्के लिए। उन सिक्कों में से ठंड नहीं, दुख टपक रहा था। बारिश का कहर रात भर चलता रहा, कभी धीमा, कभी तेज, पर ऐसा नहीं लगा कि एक भी पल थमा हो। सुबह आई तो भीगी मिट्टी की भारी गंध गांव की नस नस में समाई हुई थी। पगडंडी मिट्टी नहीं, एक चिपचिपा दलदल थी। घरों के सामने पानी जमा था और कई दीवारों पर गहरे गीले धब्बे फैल चुके थे। लेकिन सुबह की असली परेशानी मिट्टी का दलदल नहीं थी, गांव वालों की आंखों में उठता डर था। सोनम की रात किसी तरह कट गई थी। बुखार थोड़ा कम था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी कमजोर थीं। विमला उसके पास बैठकर रात भर जागी थी। दादी भी खाने की दवाई तैयार कर रही थी। शंभू ने घर से बाहर झांका। आसमान अब भी भारी था, मानो बादल अपना अगला प्रहार सोच रहे हों। कन्हैया ने पूछा, बाबू, आज भी काम पर नहीं जाओगे? शंभू ने लंबे समय बाद पहली बार अपने बेटे की आंखों में सीधे देखा। आज नहीं, और शायद कल भी नहीं। उसकी आवाज में मजबूरी थी, लेकिन एक सख्त पिता वाली दृढ़ता भी। इसी दौरान गांव में एक हलचल मच गई। किसी ने जोर से पुकारा, सब चौपाल आ जाओ, नहर का पानी खेतों में घुस गया है। आवाज में घबराहट थी। एक आदमी गली से दौड़ता गुजरा, कंधे पर भीगा गमछा,
चेहरे पर पीलापन और माथे पर चिंता की गहरी लकीरें। दूसरी तरफ से एक औरत बोली, सरपंच से बोलो, कुछ करो, मवेशी बीमार पड़ रहे हैं। बच्चे की रोने की आवाज तालमेल बनाती हुई। गांव मानो एक बड़े डर का शिकार हो चुका था। शंभू ने विमला को देखा। मैं चौपाल होकर आता हूं, कुछ पता लगाना पड़ेगा। विमला ने धीमे से कहा, जल्दी लौटना, सोनम को तुम्हारी जरूरत है। दादी भी बोली, और अपने पैर संभाल कर चलना, कीचड़ में फिसलन बहुत है। चौपाल गांव के बीच में स्थित पुरानी नीम के नीचे की बड़ी जगह थी, जहां लोग विवाद, त्योहार और संकट तीनों में इकट्ठा होते थे। शंभू पहुंचा तो देखा दर्जनों लोग जमा थे। कुछ की धोतियां घुटनों तक भीगी थीं, कुछ बूढ़े बुजुर्ग बांस पकड़कर खड़े थे, कुछ औरतें सिर पर ओढ़नी कसकर खड़ी और बच्चों की आंखों में डर साफ लिखा था। बीच में खड़ा था रघुवीर चौधरी, गांव का सरपंच। उसके चेहरे पर नींद की कमी, गुस्सा और झुंझलाहट तीनों एक साथ थे। वह हाथ में पुरानी रजिस्टर की किताब पकड़े था, जैसे कोई उस किताब में लिखे अक्षरों से इस बारिश को रोक सके। गांव के मोची रूपलाल सबसे पहले बोले, सरपंच जी, हमारे घर की दीवार गिरने वाली है। आपने कहा था मिट्टी लाकर देंगे, कहां है? एक किसान बोला, नहर रात भर बहती रही, हमारा चारा सड़ गया, अब मवेशी क्या खाएंगे? एक औरत चिल्लाई, मेरे बच्चे को बुखार है, सरकारी दवा ले जाने कहा था, वो भी नहीं आई अभी तक। और फिर दूसरे छोर से कोई बोल उठा, लकड़ी बांटने की बात की थी, कहां गई लकड़ी? शोर बढ़ता ही गया, मानो गांव का हर घर अपनी कहानी सुना रहा हो। रघुवीर चौधरी ने हाथ उठाकर भीड़ को शांत करने की कोशिश की। अरे ओ भाई, मैं भी देख रहा हूं, परेशानी बहुत है, लेकिन सरकारी मदद में देर है। बारिश ने सब तहस नहस कर दिया। भीड़ शांत नहीं हुई। एक बुजुर्ग किसान आगे आया, सरपंच जी, कागज रजिस्टर में तो सब सही होगा, पर हालत सब देख रहे हैं। शंभू चुप था। वह किसी भीड़ का आदमी नहीं था, लेकिन आज उसकी आंखों में वह चिंता थी जो किसी पिता को बोलने पर मजबूर कर देती है। वह आगे बढ़ा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सन्नाटे को चीरती हुई। रघुवीर जी। भीड़ ने उसकी ओर देखा। शंभू ने जारी रखा, मेरी सोनम बीमार है। वैद्य ने कहा है दवा और लकड़ी के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। आपने हर साल ठंड में कुछ मदद दी थी, इस बार भी कुछ करिए। रघुवीर चौधरी ने गहरी सांस ली। शंभू, मुझे बच्चों की बीमारी का दर्द समझ है, लेकिन बारिश ने सब रोक रखा है। लकड़ी भीगी है, दवा अभी रास्ते में है, और खुद सरकारी बाबू पता नहीं कहां फंसे पड़े हैं। भीड़ में फिर गुस्से की लहर उठी। तो हमें मरने दो, हमारे मवेशी, हमारे बच्चे, हमारा घर। चौधरी ने हाथ फैलाए। मैं अकेला क्या करूं? इस बार दाढ़ी सफेद बुजुर्ग भोलाराम चौधरी बोले, हम किसी एक आदमी को दोष नहीं दे रहे, हम बस कह रहे हैं, गांव अकेला मत छोड़िए। उनकी आवाज धीमी लेकिन प्रभावी थी। फिर उन्होंने सीधे शंभू को देखा। तेरी बच्ची की तबीयत भारी है ना? शंभू ने चुपचाप सिर हिलाया। भोलाराम बोले, तो फिर हम सब मिलकर आज उसके घर थोड़ी थोड़ी लकड़ी, थोड़ा आटा, थोड़ी दवा, जितना जिसके पास है पहुंचाएंगे। भीड़ में एक शांत बदलाव आया। एक औरत बोली, हाँ हम जाएंगे, बच्ची की सांसें सबसे जरूरी हैं। एक किसान बोला, और नहर का पानी हम मिलकर रोकेंगे, इतनी देर में मदद आने का इंतजार नहीं करेंगे। किसी ने कहा, लकड़ी मैं दूंगा, थोड़ी सूखी पड़ी है मेरे घर। दूसरा बोला, मेरे पास थोड़ा घी है, बच्ची को ताकत देगा। शंभू ने एक पल को सबकी ओर देखा। उसके गले में कुछ अटक गया। उसे लगा, संकट भले बड़ा हो, लेकिन इंसानियत उससे बड़ी है। रघुवीर चौधरी ने भी सिर झुकाकर कहा, ठीक है,
आज शाम होते होते हम सब काम बांट लेंगे और सरकारी मदद आते ही हर घर तक पहुंचाई जाएगी। चौपाल में फैले शोर के बीच बारिश की धार कम नहीं हुई, लेकिन लोगों की आंखों में एक हल्की सी उजली धारा जरूर चमकी। गांव एक साथ खड़ा हो रहा था, डर के बीच, मौसम के बीच, असुरक्षा के बीच। और शंभू पहली बार अंदर से टूटने के बजाय थोड़ा संभला हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन वह जानता था सोनम अब भी बीमार है और घर पहुंचने पर उसके सामने एक और बड़ी परीक्षा इंतजार कर रही है। शंभू चौपाल से लौटते समय गांव एक भयावह चित्र जैसा दिख रहा था। नहर का पानी पीछे से आता हुआ, पगडंडियां गुम, टूटी फूटी खपरेलें हवा में चरमराती हुई और हर दहलीज पर बेचैनी की लंबी ठंडी परछाई। बरसात अब पहले से भी घनी थी। ऐसा लग रहा था कि आसमान थक कर नहीं, जिद से बरस रहा है। शंभू पूरी तेजी से घर की तरफ दौड़ा। पैर कीचड़ में धंसते, हवा शरीर पर सुइयों की तरह चुभती और मन में सिर्फ एक ही धड़कन, सोनम। जब वह आंगन में दाखिल हुआ, पहला दृश्य उसकी रूह खींच ले गया। विमला सोनम को गोद में लिए लालटेन की कमजोर रोशनी में उसे थपकियां दे रही थी। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, लेकिन आंसू अभी भी चमक रहे थे। दादी पास बैठी थीं, चिंता से दबी आवाज में मंत्र जैसा कुछ बुदबुदाते हुए। कन्हैया चुप था, पर उसका चेहरा बोल रहा था। डर, असहायता और बेचैनी उसकी हर सांस से झलक रही थी। सोनम की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, हर सांस भारी, नम और टूटी सी। वैद्य बद्री भी वहीं बैठे थे। उनकी आंखें सोनम की नब्ज पर टिकी थीं। शंभू को देखते ही बोले, स्थिति सुधरी नहीं, बल्कि थोड़ा और बिगड़ी है। शंभू का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। विमला ने कांपते स्वर में कहा, शंभू, ये रो क्यों नहीं रही? ये पहले तो हर चीज पर रो पड़ती थी, अब आवाज भी नहीं निकल रही। सोनम की देह तप रही थी, लेकिन उसके हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे थे। वह बीच बीच में आंखें खोलती, फिर बंद कर लेती, जैसे नींद नहीं, बेहोशी उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। दादी ने गहरी सांस ली। बुखार छाती में उतरा है। यह ठंड की वजह से और बारिश की वजह से बहुत तेज फैलता है। वैद्य ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने जितना कर सकता था कर दिया। काढ़ा असर कर रहा है, पर इसके फेफड़े बहुत कमजोर हैं। अगर यह सांस और धीमी हुई तो। वह वाक्य पूरा नहीं बोले, लेकिन सब समझ गए। कमरे में लालटेन की लौ कांप रही थी। हर हवा के झोंके में लौ कभी लंबी होती, कभी छोटी, जैसे वह भी डर रही हो। उस कांपती लौ ने पूरे कमरे की दीवारों को डरावनी, फैलती हुई छाया में बदल दिया था। दीवारें ज्यादा अंधेरी लग रही थी। कमरा छोटा, छत नीची, रात और गहरी, और इस सब के बीच एक सवाल इतना बड़ा खड़ा था कि सबकी आंखों में वही दिखाई दे रहा था। अब क्या करें? शंभू ने वैद्य की ओर देखा। अब वैद्य ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, अगर हालात ऐसे ही रहे तो इसे कस्बे के अस्पताल ले जाना पड़ेगा। वहां भाप की मशीन है, इंजेक्शन है और डॉक्टर भी। यहां मैं केवल दवा दे सकता हूं, पर डॉक्टर इसकी सांस को संभाल पाएंगे। विमला ने डर कर पूछा, अभी इसी रात? वैद्य ने कहा, अगर सुबह तक इंतजार किया और बारिश बंद नहीं हुई तो रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। और तब। वह चुप हो गए। दादी ने टूटी आवाज में कहा, अगर रास्ता बंद हुआ तो बच्ची को सुबह तक भी राहत नहीं मिलेगी। कन्हैया फुसफुसाया, बाबू, ले चलो ना उसको। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि पूरे घर की सांस पल को थम गई, पर बाहर की आवाज एक पल भी रुकी नहीं। बारिश लगातार थपथपा रही थी। हवा दरवाजों को धक्का दे रही थी। छत जगह जगह टपक रही थी और आंगन का पानी घुटनों तक पहुंचना शुरू कर रहा था।
अस्पताल जाने का मतलब अंधेरी रात, उफनते रास्ते, फिसलन भरे मोड़, कीचड़ और अनगिनत खतरे। शंभू ने अपनी सांस धीमी की। उसके चेहरे पर वह भाव था जो किसी पिता के मन को चीर देता है। डर भी, मजबूरी भी और बेटी के नाम पर सब कुछ दांव पर लगाने की तैयारी भी। वह चुप रहा। घर की हर जोड़ी आंखें उसके चेहरे पर टिकी थीं। कुछ पल बाद उसकी आवाज निकल ही पड़ी, धीमी पर ऐसी कि हवा भी सुन ले। हम अस्पताल जाएंगे। विमला का चेहरा सफेद पड़ गया। अभी? इस अंधेरी बरसात में? शंभू ने उसके हाथ पकड़कर कहा। और देर नहीं कर सकते विमला। सोनम हमारी उंगलियों के बीच से निकल रही है। वैद्य ने गहरी सांस ली। रात में बैलगाड़ी चलाना जान जोखिम में डालना है, लेकिन मैं भी जानता हूं कि यही सही फैसला है। दादी ने झुर्रीदार हाथ सोनम के माथे पर रखा। भगवान तुम्हारे साथ चले बेटा। कन्हैया ने धीरे धीरे कहा। मैं भी चलूंगा बाबू। शंभू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटा, तू घर पर रह, अम्मा और दादी को संभालना। कन्हैया की आंखें भर आईं। वह चुपचाप सिर हिलाकर किनारे हो गया। फिर एक अजीब सन्नाटा घर में उतर आया, जैसे तूफान के दिल में एक क्षण ऐसा आता है जब हवा थम जाती है लेकिन तनाव उतना ही भारी रहता है। लालटेन की लौ कांप रही थी, मिट्टी से भाप उठ रही थी। सोनम की छोटी सांसें कमजोर थीं। शंभू ने कंबल में उसे लपेटा। विमला ने एक दूसरी मोटी शॉल दी। दादी ने उसके माथे पर तावीज बांधा। और फिर शंभू ने दरवाजे पर हाथ रखा। उसकी उंगलियों में तनाव, दिल में डर और आंखों में वही जिद जो सिर्फ एक पिता की हो सकती है। चलो, उसने धीरे कहा। हमें समय से पहले वहां पहुंचना ही होगा। वैद्य ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ हूं शंभू। शंभू ने दरवाजा खोला और बाहर की हवा ने जैसे दोनों को थप्पड़ सा मारा, पर वह रुका नहीं। उसके कदम आगे बढ़ गए। विमला ने कांपते हुए देखा। तूफानी रात अब उनकी बेटी की परीक्षा नहीं, उनकी हिम्मत की परीक्षा भी थी। घर से बाहर कदम रखते ही शंभू और बद्री वैद्य एक ऐसे तूफान में उतर गए जो मानो किसी दूसरे ही संसार से आया हो। अंधेरा इतना गाढ़ा कि लालटेन की लौ सिर्फ हथेली भर रोशनी दे पा रही थी। उससे आगे सब काली, लहराती, अनजानी छाया। बारिश की बूंदें सर पर नहीं गिर रही थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई ऊंचाई से ठंडे कांटे फेंक रहा हो। हर गिरती बूंद चुभती थी। सोनम शंभू की बाहों में कंबल में गूंथी हुई थी। उसका चेहरा पीला, सांसें छोटी और हाथ लगभग संवेदना शून्य। विमला दरवाजे पर खड़ी कांपते हाथों से दुआ कर रही थी। कन्हैया दूर से टकटकी लगाए सारी दुनिया को अपने पिता की पीठ पर टिकता देख रहा था। और फिर आसमान ने एक तेज गरज के साथ पूरे गांव को हिला दिया। धड़ाम धड़ाम। लेकिन शंभू नहीं रुका। अब रुकने की कोई जगह, कोई गुंजाइश नहीं थी। वैद्य ने रास्ता दिखाया। शंभू, उधर भोला की झोपड़ी, वही मदद करेगा। भोला गांव का सबसे निर्भीक बैलगाड़ी चलाने वाला। उसे रातें, तूफान और नहर वाला रास्ता सब याद थे। सब डराते भी थे, पर उसे डरने वाले से ज्यादा भोला खुद पर भरोसा करता था। शंभू ने दरवाजा पीटा। भोला, ओ भोला भाई, बच्चे की जान का सवाल है, गाड़ी ले चलो। अंदर से धीमी भारी आवाज आई। कौन है? रात के इस वक्त? किवाड़ खुला। भोला की आंखों में नींद नहीं, चिंता थी। उसने सोनम को देखा। उसका चेहरा ही खतरे का पूरा बयान था। ठहरो, मैं बैल खोलता हूं, हम अभी चलते हैं। उसने अपनी पत्नी से कहा। कुंती, लालटेन दे और वो मोटी छतरी भी। कुंती तुरंत दौड़ी। भोला बोला, रात बुरी है, पर बच्ची की सांस इससे ज्यादा बुरी लग रही है। दो मजबूत सफेद बैल गंगा और कालू बारिश में भीगे खड़े थे। उनकी सांसें भाप छोड़ रही थीं और उनकी आंखों में तूफान की आग साफ झलक रही थी।
भोला ने रस्सी कसी। चलो गंगा, चलो कालू, आज जान बचाने का काम है। शंभू ने सोनम को पैरों के पास घास पर लिटाया। विमला की दी गई पुरानी ऊनी चादर उसके ऊपर पूरी कसावट से लपेट दी। वैद्य पीछे बैठ गया। उसके हाथ में दवा की शीशी, एक मोटा कपड़ा और लालटेन थी। भोला ने चाबुक नहीं मारा, बस धीरे से बोला, हट, चलो रे। बैल समझ गए। गाड़ी धीरे धीरे कीचड़ में उतरने लगी। बैलगाड़ी जब पगडंडी पर पहुंची तो गाड़ी के पहियों ने गाढ़े कीचड़ में इतनी गहरी धंसावट बनाई कि लगा जैसे मिट्टी किसी की मदद नहीं, किसी को खींच रही हो। बारिश सीधी चेहरे पर पड़ रही थी। हवा तेज। नीम और पीपल के पेड़ ऐसे डोल रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उनकी शाखों से खेल रहा हो। गाड़ी के पहिए कभी फिसलते, कभी अटकते, कभी उछलते, लेकिन आगे बढ़ते रहे। शंभू बीच बीच में सोनम के माथे को छूता। ताप बढ़ रहा था। उसकी उंगलियां और ठंडी थीं। वैद्य ने धीरे कहा, अगर 2 घंटे में अस्पताल पहुंच गए तो हम इसे बचा लेंगे, लेकिन रास्ता बहुत खराब है। भोला चिल्लाया, रास्ता चाहे जितना खराब हो, बैलगाड़ी रुकेगी नहीं। उसके शब्द रात की हवा में टकराकर गूंजे, जैसे जीवन और मौत की सीमा को चुनौती दे रहे हों। गांव के बाहर जाकर रास्ता नहर के पास मुड़ता था, और वही रास्ता सबसे फिसलन भरा, सबसे खतरनाक था। पानी नहर से बाहर आकर पगडंडी पर बह रहा था। छोटा सा पत्थर भी स्लाइड कर जाता। भोला ने बैलों को रोककर कहा, यह हिस्सा धीरे पार करेंगे। शंभू आगे झुककर देखने लगा। यह सिर्फ कीचड़ नहीं था, यह बहता हुआ गाढ़ा पानी था। सोनम ने हल्की सी सिसकी ली। वैद्य तुरंत उसके पास झुका। बुखार और चढ़ रहा है, हमें जल्दी करनी होगी। भोला ने बैलों को इशारा किया। गाड़ी पानी में उतरी। पहला पहिया घूमकर घुमा। कीचड़ उछलकर उनके चेहरों पर पड़ा। दूसरा पहिया गहरे गड्ढे में धंसा। गाड़ी एक झटके से झुकी। सोनम की कंबल वाली गठरी हल्का सा हिली। शंभू उछलकर उसे थामने लगा। मेरी बेटी, मेरी बच्चे, डर मत। वैद्य बोल उठा, आगे संभाल कर। भोला, भोला चिल्लाया, गंगा, कालू, जोर लगाओ। दोनों बैल पूरे शरीर से जोर लगाकर चले। उनकी सांसें गर्म भाप छोड़ रही थीं। गाड़ी एक झटके से गड्ढे से बाहर निकली और फिर धीरे धीरे नहर की धारा से बचते हुए बरहती गई। आगे सड़क थोड़ी चौड़ी थी, लेकिन अंधेरापन उससे भी घना। वैद्य लालटेन को ऊपर उठाकर रास्ता देखने की कोशिश करता, पर रोशनी इतनी कम कि सिर्फ गाड़ी के आगे 2-3 कदम तक दिखाई देता। बारिश अब भी लगातार, हवा अब भी नुकीली, सन्नाटा अब भी डरावना। पर शंभू के दिल में अब सिर्फ एक ही चीज धड़क रही थी, सोनम की सांसें। हर बार जब वह कंबल के अंदर झुककर देखता, सोनम का चेहरा उसे एक नए डर से भर देता। बुखार ने उसके गाल लाल कर दिए थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं बची थी। बस थोड़ा और बेटा, बस थोड़ा और, शंभू धीरे से कहता, जैसे वह अपने शब्दों से उसकी जान को थामे हो। वैद्य ने कहा, सड़क का आखिरी मोड़ है, उसके बाद कस्बे की रोशनी दिखाई देगी। शंभू की सांसें तेज हो गईं। आशा की एक लहर उठी। भोला ने बैलों को जोर से पुकारा, चलो रे, आज हम इन अंधेरों को हराएंगे। गंगा और कालू तेजी से आगे बढ़े। पहिए भारी आवाज में घूमे, और फिर दूर अंधेरे में एक छोटी सी पीली झिलमिलाहट दिखी। अस्पताल की तरफ का पहला बिजली वाला खंभा। वैद्य ने फुसफुसाकर कहा, बस पहुंच गए। लेकिन तभी बारिश ने एक और जबरदस्त झोंका फेंका और हवा ने गाड़ी को सीधे एक तरफ धकेल दिया। पहिया फिसला, गाड़ी डगमगाई। सोनम का शरीर एक पल को हिल गया। शंभू चीख उठा, भोला, संभाल! भोला गुर्राया, गंगा, कालू, रुकना मत! और बैलों ने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी को संभाल लिया। आखिरकार जोड़ तोड़, संघर्ष और मौत से बचते हुए गाड़ी अस्पताल की रोशनी में दाखिल हो गई।
बैलगाड़ी जब अस्पताल के सामने रुकी तो सबसे पहले हल्की सी पीली रोशनी बारिश की धारों को चीरकर उन पर पड़ी। उस रोशनी में गंगा और कालू की भाप धुएं की तरह चमक रही थी। भोला के बाद वैद्य बद्री ने गहरी सांस छोड़ी, लेकिन सबसे आगे शंभू की आंखों में सिर्फ एक ही दृश्य था, अस्पताल का दरवाजा। वह दरवाजा उसकी बेटी की सांसों और मौत के बीच एकमात्र उम्मीद की तरह खड़ा था। वह सोनम को बाहों में उठाकर अस्पताल के भीतर दौड़ा। अंदर का वातावरण बिल्कुल अलग था। दीवारें सफेद, ट्यूबलाइट की नीली रोशनी, जमीन ठंडी और हवा में दवा, फिनाइल और हल्की सी धातु की गंध। बरामदे में कुछ मरीज खाटों पर लेटे थे। किसी की मां हाथ पकड़े बैठी, किसी की पत्नी रोती आंखों से पैर सहला रही और दो छोटे बच्चे एक बेंच पर कांपते हुए अपनी दादी से चिपके बैठे थे। शंभू को लगा जैसे यह जगह कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत लिखती है, और वह हकीकत कभी मुलायम नहीं होती। नर्स ने सोनम की हालत देखकर चीखने जैसी आवाज में पुकारा, डॉक्टर साहब, एक बच्ची सांस नहीं ले पा रही, बहुत बुरा बुखार है। कुछ ही पल बाद एक दरवाजा खुला। अंदर से डॉक्टर नारायण निकले, छोटे कद के, पर आंखों में गहराई लिए हुए। चेहरा थका हुआ था, लेकिन उनकी कदमों में फुर्ती थी। उन्होंने बिना समय गंवाए कहा, अंदर लाओ, जल्दी। शंभू तुरंत सोनम को अंदर लेकर गया। बद्री, वैद्य और भोला भी पीछे पीछे। अंदर का कमरा छोटा लेकिन सजा धजा था। एक स्टील का बिस्तर, एक मशीन, कुछ दवाइयों की सुगंध और एक पुरानी लकड़ी की मेज। डॉक्टर ने सोनम को बिस्तर पर रखा, उसका कंबल हटाया, उसकी छाती सुनी, माथा टटोल कर देखा, और फिर उनके चेहरे पर चिंता की हल्की रेखा उभर आई। बुखार बहुत तेज है, डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा। रुककर उन्होंने सुना। सोनम की सांस कभी आती, कभी टूटती, कभी रुकती सी लगती। विमला ने घबराई आंखों से पूछा, डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक होगी ना? डॉक्टर ने उसकी ओर देखा। सहानुभूति और चिंता दोनों उसकी नजरों में थी। हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी तुरंत भाप लगानी होगी, इंजेक्शन देना होगा और डीकंजेस्शन दवा लगानी होगी। समय बहुत कम है। विमला रोने लगी। कुछ भी कर दो डॉक्टर साहब, बस मेरी बच्ची बच जाए। दादी ने कांपते हाथों से कहा, डॉक्टर बेटा, भगवान तुम्हारे हाथ में बरकत डाले। डॉक्टर ने तुरंत नर्स को आदेश दिए, भाप की मशीन चालू करो, इंजेक्शन तैयार करो और ऑक्सीजन सिलेंडर भी निकालो। अचानक कमरे में तेजी फैल गई। यंत्रों की आवाजें गूंजने लगी। भाप की मशीन जब चली तो उससे उठती गर्म वाष्प पल भर में कमरे में फैल गई। नर्स ने धीरे से उसका कांच का मास्क सोनम के पास लगाया। सोनम की सांसें पहले विरोध करती हुई, फिर धीरे धीरे उस भाप को लेने लगी। वैद्य बद्री धीरे बोले, भाप फेफड़ों की जकड़न खोलेगी। शंभू एक पल को भी हिला नहीं। उसका हाथ अपनी बेटी के गाल पर था। वह बार बार उसकी उंगलियों को छूता, यह महसूस करने के लिए कि जीवन अभी भी उसके भीतर है। डॉक्टर ने इंजेक्शन भरा। विमला ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, जैसे उसकी हर सांस सोनम की जान से बंधी हो। सुई जैसे ही सोनम की बाजू में लगी, बच्ची ने हल्की सी चीख मारी। बहुत हल्की, बहुत कमजोर, लेकिन आवाज थी। विमला तुरंत झुककर बोली, रो मत बेटी, रोने से हवा अंदर जाएगी, सांस ठीक होगी। पर उसकी अपनी आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। कुछ देर बाद डॉक्टर ने गहरी सांस ली। उन्होंने शंभू और विमला को एक तरफ बुलाया। कमरे की रोशनी उनके चेहरे पर पड़कर उनकी चिंता और उभार रही थी। देखिए, उन्होंने धीरे शुरू किया, बच्ची की हालत बहुत नाजुक है। फेफड़ों में सूजन है, ठंड और भीगने से वायरल इन्फेक्शन बढ़ गया है और सांस बहुत कमजोर है। विमला रो पड़ी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने हाथ उठाकर कहा, लेकिन समय रहते लाई है, इलाज शुरू हो चुका है।
अगले 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर भाप और दवा असर कर गए तो यह बच्ची बच जाएगी। शंभू ने पहली बार गहरी सांस ली, लेकिन उसके अंदर डर का झरना अभी भी बह रहा था। कमरे का वातावरण भारी था। भाप की गंध, दवाइयों का असर और नर्स की धीमी आवाज में गणना। बाहर तूफान अब भी जारी। बारिश टीन की छत पर लोहे की छड़ सी बज रही थी। भोला बाहर बैठा भीगे कपड़ों में सर झुकाकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था, वह जो खुद कभी प्रार्थना नहीं करता था। वैद्य बद्री आंखें बंद किए किसी मंत्र के सहारे बच्ची की सांसों में ताकत भरने की कोशिश कर रहे थे। दादी दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कह रही थी, मेरी झुर्रियों की उम्र ले ले, इसकी सांस लौटा दे। कन्हैया अस्पताल के बाहर बरामदे की ठंडी बेंच पर सिमट कर बैठा, डर और उम्मीद दोनों को पकड़े हुए था। और शंभू, वह अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर बस एक ही बात दोहरा रहा था, मैं आ गया हूं बेटी, अब तू बस सांस लेती रह, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अस्पताल की ट्यूब लाइटें रात भर टिमटिमाती रहीं। भाप की मशीन अपनी गर्म सांसें देती रही और बाहर तूफान कभी शांत, कभी बरबर, लेकिन कभी पूरी तरह थमा नहीं। बिस्तर पर लेटी छोटी सी सोनम छाती ऊपर नीचे करती हुई, मानो हर सांस उसके लिए एक नई लड़ाई हो। शंभू उसकी मांग और माथे को बार बार सहलाता, जैसे उसके हाथ किसी अदृश्य दरार को भर देंगे। विमला उसके सिरहाने बैठी पूरी रात जागी। नागिन सी ठंडी हवा आती तो वह कंबल ठीक करती, सोनम कराहती तो वह उसके होठों को पोंछती, आंखें बंद करती तो वह घबरा कर उसे हिलाती। दादी कभी मंत्र पढ़ती, कभी आंसू पोंछती, कभी भगवान की तस्वीर को अपनी झुर्रीदार हथेलियों से छूकर कहती, हे ठाकुर, बस मेरी बच्ची की सांसें संभाल लें। कन्हैया बाहर बरामदे में ठंडी बेंच पर बैठा था, घुटनों से गाल लगाकर। वह रात भर भीगा नहीं, पर भीतर तक ठंड में डूबा हुआ। भोला बैलगाड़ी के पास सोने की कोशिश करता रहा, पर हर बिजली की आवाज पर उसकी आंख खुल जाती। वह आसमान से डरता नहीं था, पर इस रात के हालात ने उसे भी बेचैन कर दिया था। बद्री वैद्य नर्स के पास खड़े बार बार दवा की शीशी देखते, जैसे दवा में सोनम का भविष्य लिखा हो। और डॉक्टर नारायण, वह हर घंटे कमरे में आते, नब्ज देखते, भाप का मास्क ठीक करते, कागज पर कुछ लिखते और फिर एक गहरी सांस लेकर कहते, थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर। हर किसी के पास एक ही काम था, इंतजार। करीब सुबह के 4 बजे हवा की गति थोड़ी धीमी हुई, बारिश बूंदों में बदल गई, आसमान का घना काला हल्के नीले धूसर में बदलने लगा। सोनम की सांसें अब टूट टूट कर नहीं, थोड़ी लंबी, थोड़ी व्यवस्थित हो रही थी। वैद्य बद्री ने ध्यान से उसकी छाती सुनी। वह धीरे बोले, सांस थोड़ी खुली है, भाप असर कर रहा है। शंभू का हाथ कांपने लगा। रात भर जमाए हुए डर की दीवार धीरे धीरे ढहने लगी। ठीक हो रही है मेरी बच्ची, उसकी आवाज फटी हुई थी। वैद्य ने सिर हिलाया, अभी कुछ नहीं कह सकता, पर जो हाल रात को था उससे बेहतर है। विमला ने आंखें बंद की, उनकी पलकें आंसू से भरकर भारी हो गईं। कन्हैया ने इतना सुना तो वह बरामदे से अंदर भाग आया। वह सोनम के पैरों को छूकर बोला, दीदी सुन रही हो, मैं यहीं हूं, मैं कहीं नहीं गया। दादी ने कान्हा लाला की मूरत की तरफ देखकर कहा, थोड़ी और दया कर देना प्रभु। डॉक्टर नारायण कमरे में आए। उन्होंने सोनम के माथे को छुआ। अब उबाल जैसा ताप नहीं था, सिर्फ गर्माहट। उन्होंने नर्स को कहा, भाप जारी रखो, लेकिन इंजेक्शन अब 1 घंटे बाद देना, शरीर थोड़ा संभलने दो। फिर उन्होंने शंभू की ओर देखा। मैं झूठ नहीं कहूंगा, रात बहुत खतरनाक थी, पर अब उसकी स्थिति स्थिर हो रही है। स्थिर, यह शब्द विमला के अंदर ऐसे उतरा जैसे कोई सूखे खेत पर पहली धूप पड़ी हो।
करीब 5 बजे बारिश लगभग रुक गई। बूंदें अब छत पर टप टप की बजाय फुस्सा जैसे शांति का संकेत दे रही थी। बरामदे की खिड़की से एक हल्की सी सुनहरी किरण अस्पताल के कमरे में दाखिल हुई। वह धूप नर्म थी, थोड़ी शर्मीली, थोड़ी कांपती सी, जैसे वह खुद भी पिछली रात का डर महसूस कर रही हो। उस धूप की एक किरण सोनम के कंबल पर पड़ी, फिर उसके गाल पर आई। गोल सा हल्का लाल चेहरा अब सुबह की रोशनी में थोड़ा सा चमकने लगा। विमला ने धूप को देखते ही हल्की मुस्कान छोड़ी। कई दिनों बाद, दादी ने कहा, धूप आई है, अब ठंड हार जाएगी। कन्हैया खिड़की तक भागा। बाबू, धूप निकल रही है। शंभू ने ऊपर देखा। धुंधलके के बीच वह पतली सी किरण उसके अंदर एक गहरी रोशनी बनकर उतरी। डॉक्टर भी मुस्कुराए। सर्दी की बरसात हो तो धूप दवा से भी ज्यादा काम करती है। भाप को जारी रखने के बीच सोनम की उंगलियां धीरे धीरे हरकत करने लगी। वह कंबल के अंदर अपनी मुट्ठी थोड़ा खोल रही थी। विमला आगे झुकी। सोनम। सोनम की पलकें धीरे धीरे हिली, जैसे वह बहुत लंबी नींद से थोड़ा थोड़ा बाहर आ रही हो। उसके होंठों पर हल्की सी कराह उभरी, लेकिन वह कराह दर्द की नहीं, जीने की थी। शंभू ने हाथ जोड़कर डॉक्टर को देखा। वह कुछ न बोल पाया। डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, हां, यह अच्छा संकेत है। वह छोटी सी धूप धीरे धीरे फैलने लगी। बाहर के पेड़ बरसात में भीगे हुए खड़े थे, लेकिन उनकी पत्तियों पर अब धूप की चमक उतर रही थी। नहर का पानी अभी भी भरा था, लेकिन उसका उफान कम था। गांव की ओर जाने वाली सड़क अब साफ दिख रही थी, कीचड़ भरी, पर दिखाई देती हुई। यह वही सुबह थी जिसका इंतजार पूरे गांव ने किया था। शंभू ने बाहर देखा। उसके चेहरे पर थकान, डर और दर्द तीनों अभी भी थे, पर एक चीज और थी, उम्मीद। पहली बार उसकी आंखों में रात का अंधेरा नहीं, सुबह की सुनहरी चमक थी। सुबह की धूप भले ही पतली थी, लेकिन वह अपने साथ एक ऐसा भरोसा लाई थी जो पिछले 3 दिनों से गायब था। अस्पताल के कमरे में सोनम की सांसें धीमी लेकिन स्थिर थीं। भाप के बाद उसके गालों में हल्की गुलाबी चमक आ रही थी। डॉक्टर नारायण ने शंभू के कंधे पर हाथ रखा। खतरा बहुत हद तक टल चुका है। अब उसे बस आराम, दवा और गर्माहट चाहिए। विमला की आंखें एकदम नम हो गईं। उसने सोनम के सिर पर चादर ठीक करते हुए धीरे से कहा, भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। दादी ने हाथ जोड़ लिए। उनकी आवाज कांप रही थी। मेरी बच्ची को तूने लौटा दिया ठाकुर। कन्हैया ने सोनम की उंगलियां थामी। पहली बार उसे लगा कि उसकी छोटी बहन उसे पहचानने की कोशिश कर रही है। सबसे किनारे बैठे भोला ने अपनी गीली पगड़ी ठीक की। उसके चेहरे पर सर्द हवा से लालिमा थी, लेकिन दिल में जिंदगी के लिए एक मुस्कान। वैद्य बद्री ने शांत होकर कहा, अब गांव लौटना चाहिए। धूप निकली है और यह धूप गांव की बीमारियों को भी पीछे ढकेल देगी। बैलगाड़ी को वापस मोड़ते हुए भोला ने बैलों को प्यार से सहलाया। गंगा और कालू पतली धूप में नहाए पहली बार हल्के से सुकून में थे। सड़क पर अब भी कीचड़ था। कई जगहों पर छोटे छोटे पोखर और नहर का पानी अभी भी किनारों को चूम रहा था। लेकिन आज इन सब के ऊपर धूप की सुनहरी चमक थी। यह वही रास्ता था जहां पिछली रात मौत की परछाई हर कदम पर घिरी हुई थी। लेकिन आज यह रास्ता जिंदगी की वापसी का मार्ग लग रहा था। वैद्य बद्री बीच बीच में पीछे मुड़कर सोनम को देखते और हल्के मुस्कान से कहते, अब डर मत, तेरी जिंदगी ने तुझे थामा है। शंभू बस चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी आज डर नहीं, कृतज्ञता से भरी थी। गांव में कदम रखते ही जो दृश्य सामने था, वह दुख और उम्मीद दोनों का मिला जुला चित्र था। कच्ची सड़क के किनारे कई घरों की दीवारें गीली थीं, कुछ झोंपड़ियों की छतें झुक गई थीं।
दो आदमी एक बूढ़ी गाय को सूखे स्थान तक ले जा रहे थे। उसकी टांगें ठंड से कांप रही थीं। पीपल के नीचे तीन औरतें भरे पानी को निकालने के लिए मिट्टी के छोटे छोटे रास्ते बना रही थीं। एक ओर 5-6 बच्चे आंगन साफ कर रहे थे। कीचड़ में पैर फंसते, पर हंसी उनके चेहरों से गायब नहीं थी। धूप आ गई है, उनकी हर बात में यही उत्साह था। दूर खेतों की दिशा से एक बूढ़ा किसान चिल्ला रहा था, अरे जल्दी आओ, नहर का पानी वापस गिरने लगा है। पूरा गांव टूट रहा था और साथ साथ उठने की भी कोशिश कर रहा था। जैसे ही शंभू का परिवार आंगन तक पहुंचा, कुछ गांव वाले पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। एक औरत बोली, कैसी है बच्ची? भोला ने मुस्कुराकर कहा, अब सुधर रही है। सबके चेहरे पर राहत की हल्की चमक उभरी। फिर भोलाराम चौधरी आए। उनकी चाल धीमी, पर आंखों में सच्चा स्नेह। शंभू, आज गांव वालों ने मिलकर तय किया है कि हर घर थोड़ी लकड़ी, थोड़ा आटा, थोड़ी दवाई इकट्ठा करके बांटेगा। विमला के चेहरे पर आंसू बह निकले। हम क्या करें सबके लिए? भोलाराम ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, गांव में कोई किसी के लिए कीमत नहीं मांगता, बस साथ मांगता है। एक किसान आगे आया, भाई शंभू, हमने तुझे रात को जाते देखा था। तेरा हौसला देखकर हमने तय किया कि अब अकेले कोई नहीं लड़ेगा। एक बुजुर्ग बोली, सोनम को धूप लगते ही तेजी से आराम मिलेगा, हम उसके लिए तंदूर गर्म करेंगे। कन्हैया तुरंत बोला, हाँ, और मैं भी लकड़ी लाऊंगा। सब हंस पड़े। पहली बार 3 दिनों में गांव में हल्की हंसी गूंजी। दिन चढ़ते चढ़ते गांव के हर कोने में कार्य शुरू हो गया। किसी ने नहर के पास मिट्टी भरना शुरू किया, किसी ने भरी नालियां साफ की, किसी ने घूर पर से सूखी लकड़ी निकालकर गांव वालों में बांटी। औरतें घर घर जाकर गर्म पानी बांट रही थीं। किशन और रघुवीर दोनों मिलकर चौपाल से टूटे फूटे तख्ते घर घर पहुंचा रहे थे, ताकि जिनकी छतें कमजोर थीं उन्हें सहारा मिल सके। भोला अपनी बैलगाड़ी लेकर लोगों की मदद करता रहा। कभी मिट्टी, कभी लकड़ी, कभी चारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा था। सारी मेहनत के बीच एक बात सबसे खूबसूरत थी। हर किसी के चेहरे पर एक भाव था, हम एक दूसरे के साथ हैं। दोपहर में आसमान ने थोड़ी मुस्कान दिखाई। धूप ज्यादा चमकीली हो गई और हवा में ठंड कुछ कम हुई। विमला ने सोनम को कमरे से बाहर लाकर आंगन में बैठाया। उसके सिर पर गरम चादर रखी। धूप जब सोनम के गालों पर पड़ी तो उसने आंखें थोड़ी और खोली। उसकी पलकें फड़फड़ाईं और पहली बार हल्के स्वर में कहा, अम्मा। विमला की आंखों के आंसू सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक उठे। शंभू पास बैठा था। उसने सोनम का हाथ थामकर कहा, बेटी देखो, धूप आई है, अब ठंड तुम्हें नहीं सताएगी। सोनम ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। वह मुस्कान कमजोर थी, पर उसमें जीने की लौ थी। दादी ने सिर पर हाथ रखकर कहा, धूप की गोद में बैठा बच्चा बच जाता है। 3 दिनों की कड़कती सर्दी, बेरहम बारिश और मौत सी डरावनी रातों के बाद गांव पर आज धूप ऐसे उतर रही थी जैसे किसी मां ने अपने रोते थकते बच्चे को धीरे धीरे गोद में उठा लिया हो। धूप की गर्माहट अभी भी हल्की थी, पर उसका असर हर व्यक्ति, हर घर, हर दीवार और हर सांस पर दिख रहा था। यह वही गांव था जो 2 दिन पहले डर, चिंता और ठंड के अंधेरे में दबा था। लेकिन अब हर चेहरे पर हल्की सी चमक और भीतर ओस जैसी उम्मीद उभर रही थी। और इस गौरवशाली सुबह का सबसे कोमल दृश्य शंभू के घर के आंगन में था। सोनम को धूप वाली चारपाई पर धीरे धीरे लिटाया गया। उसके सिर पर गरम ऊनी चादर, पैरों पर हल्का कंबल और गालों पर धूप की मुलायम रोशनी। विमला उसके पास बैठी थी, आंखों में थकान, पर चेहरा मुस्कुराता।
दादी ने सरस्वती श्लोक गुनगुनाते हुए उसके पैरों पर हाथ फेरा। अच्छी धूप मिल जाए तो ठंड का जादू उतर जाता है। कन्हैया पास में बैठा उसकी उंगलियों को छूता रहा। वह अब भी डरा था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी समझ जन्म ले चुकी थी। पिता क्या होते हैं, माँ क्या सहती है, और छोटी जान की कीमत क्या होती है। वैद्य बद्री खड़े होकर बोले, सांसें अब सीधी चल रही हैं। भाप और दवा का असर हो गया। अगर ये धूप ऐसे ही मिलती रही तो बच्ची 2-3 दिनों में पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। सोनम ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। वह मुस्कान कमजोर, पर फिर भी पूरे घर के लिए सोने का ही टुकड़ा थी। शंभू ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसके चेहरे पर 3 दिनों की थकान भी थी और असीम राहत भी। गांव में आज एक अलग ही हलचल थी, एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही भाव। लोग एक दूसरे के घरों की मरम्मत कर रहे थे। किसी ने तख्ता लगाया, किसी ने नई खपरैल चढ़ाई, किसी ने गीली दीवार पर सूरज की रस्सी लटकाकर कपड़े सुखाए। चौपाल के पास एक बड़ा तंदूर लगाया गया था। औरतें रोटियां सेंक रही थीं। गरम, मुलायम सुगंध ऐसी कि ठंड खुद भाग जाए। गांव के बुजुर्ग धूप में बैठकर अपने अपने दुख और चुटकुले सुनाते और हंसी हवा में तैर जाती। बच्चे कीचड़ में खेलते, पर आज उनकी आवाज में डर नहीं, मौसम को जीतने का साहस था। हर घर के बाहर धूप में चमकते मटके, सोखती रजाइयां और गर्म भाप उठती लोहे की देगची। पूरा गांव मानो एक परिवार हो गया था। रघुवीर चौधरी भी चौपाल पर खड़े होकर गांव वालों की मदद कर रहे थे। कोई उनसे शिकायत नहीं कर रहा था, क्योंकि आज किसी को दोष नहीं चाहिए था। सब बस साथ चाहते थे। उन्होंने शंभू को देखकर कहा, भाई, तेरी बेटी के लिए आज पूरे गांव ने दुआ की है। शंभू ने सिर झुकाकर कहा, रघुवीर जी, हम सब मिलकर ही इस बरसात से जीत पाएंगे। रघुवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इस बार जो तूने साहस दिखाया, उसने गांव को भी हिम्मत दी है। शंभू हल्का सा मुस्कुराया। अपने जीवन में पहली बार किसी ने उसकी चुप्पी में छिपी ताकत पहचानी थी। शाम की धूप धीरे धीरे नरम होने लगी थी। चारपाई के पास बैठी विमला सोनम के माथे पर हल्का सा उबला पानी मल रही थी। शंभू आंगन में टूटी खपरैल की मरम्मत देख रहा था। किसी से कुछ मांगा नहीं, पर गांव खुद आकर कह रहा था, शंभू, ये लकड़ी ले जा, ये टीन इस्तेमाल कर ले, ये दवाई की बोतल रख ले। शंभू की आंखें हर बार नम हो जाती। उसने 3 दिनों में जीवन का सबसे बड़ा सच समझा, दुनिया तन्हाई नहीं, समूह की ताकत से बनती है। कन्हैया चुपचाप अपने बाबू को देख रहा था। पिछले 3 दिनों की हर घटना उसकी आंखों में दर्ज हो चुकी थी। सोनम की कराह, अम्मा की रात भर जागी आंखें, दादी की दुआएं और उसके बाबू की वह दौड़, जिसमें डूबते घर का नहीं, डूबती सांस का डर था। वह धीरे से शंभू के पास गया। उसने उनका हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे उनके कंधे पर सिर रख दिया। शंभू चौंका, फिर उसकी पीठ सहलाई। कन्हैया ने पहली बार कहा, बाबू, तुम बहुत बहादुर हो। शंभू रो पड़ा। इतने दिनों में उसके मन का बांध टूटने लगा। दोपहर ढलते ढलते सोनम ने आंखें खोली। उसने धीरे से कहा, अम्मा, भूख लगी है। वह 5 शब्द विमला के लिए जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार थे। विमला ने तुरंत नरम सी रोटी का उबला टुकड़ा मसल कर दिया। सोनम ने धीरे धीरे उसे खाया। दादी ने सीने पर हाथ रख लिया। अब यह बच्ची नहीं रुकेगी, यह अब जीवन पकड़ेगी। और सच में सोनम के चेहरे पर हल्की सी हंसी आई। वह हंसी सूरज की सबसे कीमती किरण थी। शाम को धूप आखिरी बार चमकी। गांव के बच्चे दूर तक भागते हुए चिल्लाए, धूप जा रही है, धूप जा रही है। लेकिन इस बार धूप का जाना डर नहीं ला रहा था, क्योंकि लोगों ने आज यह सीख ली थी, ठंड मौसम नहीं, हालात होती है, पर इंसानों का साथ दोनों को पिघला देता है।
शंभू अपनी बेटी को उठाकर आंगन के बीच खड़ा था। सोनम की आंखों में अब न डर था न दर्द, बस नन्ही सी चमक। विमला उनके पास आकर बोली, हम फिर उठेंगे ना शंभू? शंभू ने कंधे सीधा किया, हल्की मुस्कान दी। उसकी आवाज में न दृढ़ता का गुस्सा था न थकान, बस सच्चा जीवन था। हाँ विमला, हम हर ठंड से बड़ी हैं, हम हर बरसात से मजबूत हैं। और गांव के ऊपर धीरे धीरे रात उतरने लगी, पर आज उसके भीतर डर नहीं, एक शांत गर्माहट थी, क्योंकि धूप उतर चुकी थी और हर दिल में उसकी चमक बस चुकी थी।